Hey guys, again welcome back to our channel Orbit Classes. Myself Dr. Jayata Sangwan, your biology faculty. So आज मैं आप लोगों के लिए क्रैश लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. So ये सीरीज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे है जो कि आपके 11th का टॉपिक है. So आज हम इसका पहला लेक्चर करेंगे जो कि इसके इंट्रोडक्शन पे होगा. So जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए और अच्छी बात है क्योंकि मैं यहाँ पे करवा ही रही हूँ. So फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हम खाना क्यों खाते हैं. Why do we eat food? ऐसा क्या है कि हम खाने के बिना नहीं रह सकते? Yes, of course, the answer will be energy. हम फूड को इसलिए खाते हैं ताकि फूड से हमें क्या मिल सके? एनर्जी. एनर्जी के लिए फूड इनटेक करते हैं और इस एनर्जी का हम क्या करते हैं? ये एनर्जी हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाने में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है. सो फूड से हमें मिलती है एनर्जी और एनर्जी से हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस चलती हैं. डन. नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फॉर्म में है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, प्रोटीन फॉर्म में इनटेक कर रहे हैं हम फूड को एंड लिपिड फॉर्म में. ये फॉर्म्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज हैं. सो इनसे डायरेक्ट एनर्जी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज. एंड प्रोटीन का अमीनो एसिड. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके एक चेन बनती है, क्या बोलते हैं? प्रोटीन. वेरी नाइस. नेक्स्ट लिपिड. व्हाट अबाउट लिपिड? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा ये. ठीक है. सो ये फॉर्म काफ़ी सिंपल हो चुके हैं. अब इनसे एनर्जी निकालना ईजी रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फूड अब हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ दिया. इस रिएक्शन को, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? डाइजेशन. कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में तोड़ देना इज डाइजेशन. सो ये फूड अब कैसा हो गया है? डाइजेस्टेड फूड. और हमें पता होना चाहिए कि हमारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है. ऑफ कोर्स से बात है इंटेस्टाइन के अंदर. सो इंटेस्टाइन के पास सारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है. सो अब लेकिन हमें एनर्जी तो पूरी बॉडी को चाहिए, सिर से लेके पैर तक हर सेल को चाहिए एनर्जी. तो क्या इंटेस्टाइन ही सब जगह ये डाइजेस्टेड फूड पहुंचाएगा? नो. हमें एक स्पेशल गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जो सामान को पिक करेगी और एक पर्टिकुलर साइड पे ड्रॉप कर देगी. सो गाड़ी क्या है यहाँ पे? गाड़ी विल बी ब्लड. योर ब्लड. गुड. और ब्लड किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका डाइजेशन कंप्लीट करेगी. उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड के अंदर लेके जाना. ये स्टेप क्या होता है? इस स्टेप को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. सो नाउ एब्जॉर्प्शन हो चुका है. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन हो गया. क्या हो गया? डाइजेशन. और डाइजेस्टेड फूड का अब ब्लड में चले जाना. स्टेप नंबर 2 एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है. और एब्जॉर्प्शन हो गया है मतलब ब्लड में चला गया. देन अब ये ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पंप होगा और हर सेल तक, बॉडी के हर सेल तक ये डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देगा. डन. नाउ फूड यहाँ पे आ गया है. अब क्या इससे एनर्जी निकाल देंगे? नहीं. अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है. तो यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होगी. कौन है वो? ऑक्सीजन. सो फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे. फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना दैट मीन्स बर्निंग ऑफ फूड. खाने को हम जला रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. या फिर दूसरे शब्दों में बोल दो कि फूड का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इस स्टेप में क्या होगा? फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट विल प्रोवाइड एनर्जी. एनर्जी सेल को जितनी यूज करनी होगी यूज कर लेगी. रेस्ट ऑफ को हम एनर्जी को स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP. वेरी नाइस. किस फॉर्म में? ATP. तो नेक्स्ट टाइम जब सेल को फिर रिक्वायरमेंट होगी तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज हो जाएगी. जब सेल को नेक्स्ट टाइम एनर्जी चाहिए होगी तो ATP से ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिल सकती है. नेक्स्ट उसके अलावा एक और बाई प्रोडक्ट आया है CO2. देखो CO2 एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बॉडी झेल सकती है. उसके बाद ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल और टॉक्सिक हो सकता है. सो इट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सो इसको हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे. डन. नाउ ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया है या बर्निंग ऑफ फूड हो गया है, इसको एक और नाम से बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. वर्ड से डरना नहीं है. सेलुलर मतलब रिलेटेड टू सेल. एंड व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन? कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कैसे करता है? O2 लेता है एंड CO2 रिलीज करता है. तो यहाँ पे भी देखो O2 आ रहा था और CO2 रिलीज हो रहा था. सो इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. सो बर्निंग ऑफ फूड कह दीजिए
या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कह दीजिए, या फिर आप सेलुलर रेस्पिरेशन कह दीजिए। इजी हो गया है, कोई डरने वाली बात तो नहीं है। नाउ हमें ये तो मालूम चल गया कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो फूड आया था वो कहाँ से आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट करके दिया, फिर उसको लेके कौन आया, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ब्लड। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा है, ऑफ कोर्स ये बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ऑफ कोर्स ये बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स तो खुद चल के नहीं जाएगा हर सेल तक, वहाँ भी हमें अगेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी, ब्लड की। सो नाउ देखो एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हुए हम, एटमॉस्फेयर से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन, और क्या दिया, CO2। सो ये O2 एंड CO2 का एक्सचेंज है, दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, ये एक एक्सचेंज है। नेक्स्ट इस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वी कैन ऑल्सो से वेंटिलेशन बोल सकते हैं इसको, इसी को आप ब्रीदिंग बोल दीजिए, बाहर ही बाहर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हुआ क्या बोला, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ जो ये गैस यहाँ पे लंग्स में आया है, आपको पता है लंग्स की जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, जो मेन एक्सचेंज करती है वो क्या है, एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई तक आ चुका है ये गैस। नाउ एल्वियोलाई से किसके बीच में एक्सचेंज होगा, ब्लड के बीच में। सो द एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड, मतलब लंग्स और ब्लड के बीच का जो एक्सचेंज है उसको क्या बोलेंगे, नाउ दिस विल नोन एज इंटरनल, दिस विल नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ ब्लड तक आ गया है, हमें पता है ब्लड को कहाँ पहुँचाना है, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाएगा। सो ब्लड और सेल के बीच में, ये सेल है ये ब्लड है, इन दोनों के बीच में अब एक्सचेंज होगा तो क्या बोलेंगे, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आया है इट विल कम टू द सेल, और जो CO2 रिलीज हो रहा है ये कहाँ जाएगा, दिस विल कम अगेन कम बैक टू द ब्लड। तो यहाँ पे भी O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो गया। सो इस एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, अगेन इंटरनल बोलेंगे, इस एक्सचेंज को भी क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। और सबसे लास्ट स्टेप जिसमें ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, NCERT वर्ड यूज कर रही है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया। इस स्टेप को क्या बोला था, क्या बोला था, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इजी। सो इसी चीज को NCERT स्टेप्स में लिख रही है। वो पहला स्टेप क्या बोल रही है, वेंटिलेशन एंड ब्रीदिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। यही तो है, ऑक्सीजन लिया और CO2 रिलीज कर दिया, मतलब मेन एक्सचेंज किया। नाउ सेकंड स्टेप में वो क्या बोल रही है, डिफ्यूजन थ्रू द एल्वुलर मेम्ब्रेन, मतलब एल्वुलाई किसका पार्ट है, लंग्स का, तो इसके थ्रू एक्सचेंज होगा तो कहाँ आएगा, ब्लड। तो मतलब सेकंड स्टेप जो हमने बोला था इंटरनल रेस्पिरेशन, उसी को ही NCERT सेकंड स्टेप बोल रही है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जो हमने बात कर ली, थर्ड स्टेप NCERT बोल रही है। देन फोर्थ स्टेप क्या बोल रही है, अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल, जो कि हमने बात करी, क्या बोला हमने उस चीज को, इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड द लास्ट स्टेप NCERT बोल रही है O2 का यूटिलाइजेशन, जिसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इजी हो गया है, कोई डाउट नहीं है। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि जो हमने फूड इनटेक किया है एनर्जी के लिए, वो फूड काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। उसको पहले सिंपल एंड स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे। क्या बोलते हैं उस स्टेप को, डाइजेशन, गुड। नाउ ये डाइजेस्टिव जो फूड है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ इंटेस्टाइन से हमें इसको एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सो फ्रॉम इंटेस्टाइन ये कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जब जाएगा इस स्टेप को क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइन से ब्लड में डाइजेस्टेड फूड का जाना, एब्जॉर्प्शन। नाउ ये फूड एब्जॉर्ब हो गया है और हर सेल तक पहुंच गया है, ठीक है। किसने पहुंचाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड ने। नाउ फूड तो आ गया, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कौन से सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या करा, एक्सचेंज करा, पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हुआ, क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। अगेन ब्लड और सेल के बीच में हुआ, इसको भी क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन।
तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है वो डिफ्यूजन से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। नेक्स्ट उसके बाद हर सेल तक हम क्या पहुँचा देंगे, ऑक्सीजन पहुँचा देंगे। तो अगेन इंटरनल रेस्पिरेशन है और फिर वहाँ पे फूड और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के एक रिएक्शन करेंगे, बर्निंग ऑफ फूड या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो उससे क्या मिल जाएगी हमें, एनर्जी, जो कि हमें लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए थी, प्लस CO2। इसको तो हम झेल नहीं पाएंगे, इसको तो बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सो इसको वापस लेके जाएंगे जिस रास्ते से हम आए थे। सो अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, नीट की प्रिपरेशन करें और NCERT रीड ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना NCERT रीडिंग करे आपकी नीट की प्रिपरेशन अधूरी है। और वैसे भी ऑर्बिट के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे NCERT के हर लाइन को गो थ्रू करते हैं। सो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो भी आज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है उसको NCERT की लैंग्वेज में देखते हैं NCERT कैसे बोल रही है उसको। सो एज यू हैव रेड अर्लियर, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activity। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको easily समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही थी लेक्चर में, कि हम खाना क्यों खाते हैं। ऑफकोर्स सी बात है, किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए। और एनर्जी क्या करेगी बॉडी में, एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, एनर्जी से हम बाकी सारे अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ मैंने कहा था कि एक लेवल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को हम झेल नहीं पाएंगे, बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक हो जाएगा, तो बॉडी को उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वही बात कह रखी है। प्लस यहाँ पे जो कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं, ये किस रेफरेंस से बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लोग फूड को तोड़ रहे थे, फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकाल रहे थे। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो तरह की होती है ना, एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब जुड़ना, कैटाबॉलिक मतलब टूटना। तो यहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी किसको, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ही बोल रहे हैं यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन। Now, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। तो हर सेल को continuous एनर्जी अगर सप्लाई करनी है तो आपको उसके लिए continuous O2 उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस वहाँ से CO2 को रिलीज आउट करना पड़ेगा। इजी हो गया है। Now, this process of exchange of O2 from the environment with CO2 produced by the cell is called breathing। ये जो सिंपल गैस का एक्सचेंज है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। आपके NCERT तो ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन बोल रही है, लेकिन आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा होगा कि सिंपल गैस का जो एक्सचेंज है उसको तो बोलते हैं ब्रीदिंग। उस एक्सचेंज के साथ साथ अगर सेलुलर रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व कर दें, एक्सचेंज प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो क्या बन जाता है, रेस्पिरेशन। इजी। उसके आगे की बातें बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड है। उसमें यही कह रखा है कि जब आप ब्रीथ करते हो तो आपकी चेस्ट की कैसे मूवमेंट रहती है, कैसे आप ब्रीथ करते हो, ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म के पार्ट है। सो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।